ओपेक जो देश हैं, 8 वो देश हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपना तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि युद्ध का एक हमेशा खामियाजा उठाता है, पूरे दुनिया उठाती है, उसके आर्थिक नुकसान भी होते हैं, उसके संकट भी होते हैं। तो ईरान से इस जंग के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो ओपेक देश हैं उन्होंने कहा कि वो तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। आपको बता देते हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, यूएई, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान, इनकी मुलाकात हुई है 1 मार्च को। और इस मुलाकात में इन्होंने तय किया है कि जिस तरह वैश्विक मार्केट है इस समय उसकी व्यवस्था है, ऐसे में तेल का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। खासकर 1.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन का वॉलंटरी उत्पादन जरूरी होगा ताकि इसे बढ़ाया जा सके और इसको बढ़ा करके 206,000 बैरल पर डे की जो स्थिति है वहां तक लाना होगा ताकि 6.5 मिलियन बैरल का उत्पादन किया जा सके। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। रोहित, ये बहुत जरूरी था। खासकर हमने देखा है कि ऑफ ओमान कोस्ट पर जिस तरह टैंकर को निशाना बनाया ईरान ने, उसके बाद अब जो जानकारी आ रही है कि कई सारे ऐसे टैंकर्स हैं जिन पर अगर और खासकर अगर अमेरिकन फ्लीट उस इलाके में बढ़ती है तो तनाव बढ़ जाएगा। और अगर 1/3 तेल उत्पादन और उसके रूट पर फर्क पड़ता है तो फिर तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, फ्यूचर जो ऑयल इंडेक्स है उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कल सुबह अमेरिका में जब जो मार्केट खुलेगा तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक, आई मीन, इट इज अ गुड डिसीजन। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि ऑयल के जो है उसकी कमी हो पूरी दुनिया में। लेकिन हाँ, ये इम्पैक्ट है, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर जो हम हमेशा कहते हैं आशुतोष। और अभी भी इट इज स्टिल ओके इश। लेकिन अगर ये वॉर खिंच जाता है हफ्तों महीनों तक, तो इसका पूरे विश्व में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है और इसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होगा। तो जो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ ये हॉर्मुज का आप जिक्र कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक मैप अगर आपको दिखा सके कि कैसे वहां पर जो बेहद नैरो इलाका है, वहां कल हमने जो टैंकर की संख्या देखी थी वो बहुत कम, बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज खासकर ओमान में जो हमला हुआ, ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव ट्रैकर है। अब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझिए। हॉर्मुज का वो जलडमरूमत जहां पर सबसे ऊपर बंदर अब्बास का वो इलाका है जहां पर एक पोर्ट है, और इसी के साथ साथ जितने इलाके आप खाली देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा इलाका कल तेल के टैंकरों से भरा था। लेकिन जैसे ही ओमान, क्योंकि परसों ही ईरानी नेवी ने सबको चेतावनी दी थी आरएफए फ्रीक्वेंसी पर कि इस इलाके में अब वो मूवमेंट ना करें, और उसके बाद सिटी ऑफ हॉर्मुज अब देखिए पूरी तरह से खाली है। इक्का दुक्का संख्या में आपको यहां पर टैंकर दिखाई दे रहे हैं। कईयों के बारे में यह भी जानकारी है कि उन्होंने अपने लंगर ड्रॉप किए, उन्होंने अपने एंकर ड्रॉप किए और एंकर ड्रॉप करके वहां से निकल गए। और अगर ऐसी तस्वीरें हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पश्चिम नहीं, यानी दुनिया का पश्चिमी खेमा नहीं बल्कि पूर्वी खेमे में भी जहां तेल की सप्लाई होती है उस पर असर पड़ेगा। हालांकि ऐसे में ज्यादातर देशों की यह कोशिश होगी कि अपने पास, उनके पास जो ऑयल रिजर्व है उसको वो संभालें, उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कोई नहीं जानता इस युद्ध का अंत कहां पर होने वाला है। हम पहले इसका इंपैक्ट रेड सी में देख चुके हैं, यूक्रेन और रशिया के चलते जो इलाका प्रभावित था। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 1/3 तेल का जो कारोबार यहां से होता है, ये देखिए सबसे ज्यादा खासकर जो पूर्वी इलाका है नीचे, वहां आपको टैंकरों की मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहां वो लोग हैं जो यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो बीच का हिस्सा आपको खाली दिखाई दे रहा है, दरअसल यहां पर कल टैंकर बहुत ज्यादा थे। ओमान में हमला होता है, उसके बाद वहां पर ईरानियन नेवी सक्रिय होती है, और उस सक्रियता के बाद दरअसल हुआ क्या है कि अब वहां पर जो ऑयल टैंकर्स की मूवमेंट है उस पर असर पड़ा है। जाहिर है जो भी ऑयल कंपनियां, और इसी के बीच सबसे बड़ा कार्गो जैसे जो मैक्स के कंपनी चलाती है, उसने भी इस पूरे इलाके में अपनी मूवमेंट को रोक दी है। और इसी बीच ईरान में सरकारी टीवी मुख्यालय के पास हमला हुआ है। तेहरान में सरकारी टीवी चैनल के मुख्यालय के पास हमले की खबर आ रही है। धमाके के बाद ईरान का सरकारी टीवी प्रसारण प्रभावित हुआ है। टीवी मुख्यालय के पास धमाका हुआ है, आग का गुबार वहां पर देखने को मिला है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं तेहरान में ईरान का जो सरकारी टीवी है उसके मुख्यालय के पास, वहां पर एयर स्ट्राइक हुई। देखिए सबसे पहले आग का एक गोला, फिर धुएं का गुबार, पूरी इमारत जमींदोज। और ऐसे में कोशिश दरअसल ये भी होगी इजराइल और अमेरिका की कि कहीं पर भी ईरान अपना नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर में न जीते, क्योंकि ईरान में अक्सर जो है इन खबरों के चलते, युद्ध की स्थिति के चलते वहां इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाता है, वहां कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, सोशल मीडिया की अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ईरान
अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहेंगे कि सरकारी मीडिया के जरिए ईरान के लोगों को, क्योंकि जाहिर है ऐसी स्थिति में हर किसी की नजर प्रसारण पर होती है कि किस तरह की उन्हें जानकारी मिल जा रही है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन ब्लॉकेड। युद्ध में एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। सरकारी टीवी मुख्यालय को उड़ा दिया है, सोशल मीडिया पर फिलहाल प्रतिबंध है, कई इलाकों में इंटरनेट का ब्लैकआउट है, यानी लोगों को अब वो जानकारी नहीं मिलेगी जो संदेश अमेरिका हो, क्राउन प्रिंस ऑफ एक्साइल रजा पहलवी हो या इजराइल हो जो वहां देना चाहते हैं। तो इसीलिए धमाके के बाद सरकारी प्रसारण को रोका गया, पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इन 43 घंटे 16 मिनट का समय जब से लगातार मध्य पूर्व एशिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो एक और बड़ी खबर, ईरान ने किरियात ओनो पर हमला किया है। खाड़ी के 5-6 देश जहां पर लगातार हमले हैं, तो अब टेल अवीव के किरियात ओनो में हमला हुआ है और वहां की तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों में आ रही हैं। आयरन डोम जो है डिफेंस सिस्टम इजराइल का, वो 90 से 95% हमलों को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मिसाइलें निष्क्रिय नहीं हो पाती हैं वो नीचे गिरती हैं, धमाके होते हैं और उसका नुकसान वहां पर रिहायशी इलाकों में लोगों को उठाना पड़ता है। और इसीलिए किरियात ओनो का जो इलाका वहां आप देख रहे हैं, वहां पर नुकसान की जानकारी आ रही है, वहां पर खबर सामने आ रही है। और इस युद्ध में दरअसल ये दायरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अब इसमें हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो रही है और उसके बाद से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो रही है। यानी इजराइल को मल्टी कॉर्नर, मल्टी एक्सेस वॉर में झोंकने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर अमेरिका वो अपना हमला बढ़ा रहा है। उसी के खास साथ उसके बाकी के नाटो देशों के सदस्य जो भी हैं वो भी खुलकर समर्थन में आ गए हैं। लेकिन क्या वो प्रत्यक्ष रूप से हमलों में भी शामिल होंगे, इस पर अभी भी सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन ईरानी हमले में किरियात ओनो में भारी नुकसान हुआ है और जेरूशलम में भी बीती रात हमले हुए हैं, वहां पर भी सायरन सुनाई दिया है। और वहां जेरूशलम के पास भी ये देखिए, ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें जब जेरूशलम में अल अक्सा जो मस्जिद है ऐतिहासिक, उसके ऊपर से गुजरती हुई। और ये यरूशलेम शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टेल अवीव, यरूशलेम में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। ईरान अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो इजराइल का जो एरो डिफेंस सिस्टम है वो इन हमलों को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान की ताकत को अंडरमाइन किया था, ये जानते हुए कि पिछले 12 दिनों के युद्ध में उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। लेकिन ईरानियन जनरल ने यह कहा था कि बहुत से सरप्राइज एलिमेंट हैं और वॉर में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ईरान यहां पर अपनी वो क्षमता दिखा रहा है कि उसके पास अभी भी लंबी दूरी के बेहद घातक फतेह-1, फतेह-2 जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। तो यरूशलेम में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है, निष्क्रिय करने की कोशिश की है इजरायली एयरफोर्स ने, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए, यरूशलेम के पास जहां पर मिसाइल गिरी है, सड़क पर एक बड़ा क्रेटर बन गया है। लगभग 3 से 4 मीटर व्यास का ये पूरा इलाका है। देखिए कैसे सड़क पर गड्ढे बन गए हैं। अगर ये किसी इमारत पर गिरती तो समझ सकते हैं वहां तबाही कितनी होगी। इसीलिए लगातार कमांड रूल इजराइल में लागू है। हर किसी को कहा गया कि वो कमांड के निर्देश का पालन करें, लोग सुरक्षित रहें। हाई अलर्ट पर है इजराइल और उसी के साथ साथ इजराइल से लगते हुए आसपास के और भी खाड़ी देशों में भी हालात तनावपूर्ण हैं और लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया। पूरा देश इस समय हाई अलर्ट पर है। तो यरूशलेम में जो ईरानी हमला हुआ, 6 लोग घायल हुए उसमें। और जैसे ही सायरन बजे हैं, सड़कों पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस दिखाई पड़ी हैं, मूवमेंट दिखाई पड़ी है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिखाई पड़े हैं। ये देखिए, सड़कों पर रात भर एम्बुलेंस की मूवमेंट होती रही। यरूशलेम में ईरान के मिसाइल अटैक में 6 लोगों को नुकसान हुआ है, 6 लोग घायल हुए हैं। और वहीं हमले में अमेरिका का भी बड़ा नुकसान हुआ। ईरान का दावा किया है उसने अब्राहम लिंकन क्राफ्ट पर, जो फाइटर शिप है, बैटल शिप, उस पर हमला किया है। बहरीन के बेस पर नुकसान हुआ है। तो इजराइल पर भी, यानी ईरान के लिए 2 फ्रंट खुले हुए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी लगातार मिसाइलें दागी है। तो यरूशलेम में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। और एक बड़ी खबर, फ्रांस ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपना युद्धपोत भेज दिया है।
फ्रांस का विमान चालक पोत एफएस चार्ल्स डी गॉल अब वो भी आगे बढ़ने लगा है, भूमध्य सागर की ओर, मेडिटेरेनियन सी की ओर आगे बढ़ रहा है। ईरान से युद्ध के मद्देनजर अब फ्रांस ने भी निर्देश दे दिया है, और जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि क्या नाटो देश भी इस युद्ध में आगे बढ़ेंगे, और ऐसा लग रहा है कि फ्रांस ने अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की तरफ, पूर्वी भूमध्य सागर की ओर अपने विमान वाहक पोत एफएस चार्ल्स डी गॉल, सबसे घातक, सबसे खतरनाक बैटलशिप को आगे भेज दिया है, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, बेहद खतरनाक है पूरी क्षमता के साथ। एफएस चार्ल्स डी गॉल अब वो भी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की ओर बढ़ चुका है। यानी कहीं से भी ये संकेत नहीं मिल रहे हैं कि ये हमले फिलहाल रुकने वाले हैं।